हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 28 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। रोजाना की तरह कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे आज की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलन दल ने 33 मेडल जीते, जिनमें 7 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल थे। फोर्ब्स ने 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की। इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भारतीयों में सबसे ऊपर रही। ओवरऑल इनकी रैंक रही 28। इसके बाद दो और महिलाएं भी भारतीय थी टॉप 100 में, जिसमें रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह रही। मालदोवा के राष्ट्रपति मैया संधू ये दूसरी बार राष्ट्रपति का पद जीत चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस GS संधावालिया नियुक्त किए गए। लोसर फेस्टिवल हर बार की तरह लद्दाख में मनाया गया। इस साल भी महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया। और वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अरुणेश चावला नियुक्त किए गए। इसके अलावा 129 बिलियन डॉलर की आमद के साथ दुनिया 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यानी रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत बन गया है, हर साल की तरह। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने राष्ट्र पर्व और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO अमिताभ चटर्जी नियुक्त किए गए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। अब हम लोग आज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज PDF MZT ऐप से आप डाउनलोड कर लेना बिल्कुल फ्री में। MZT ऐप पर आपको फ्री PDF, फ्री क्विज मिल जाएगी, डेली, वीकली, मंथली सबकी। चलिए, पहला क्वेश्चन। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी? तो दोस्तों, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है। इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। क्यों? कारण ये है कि इंडिया के बॉर्डर के क्लोज है ये बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा बांध बन रहा है। 137 बिलियन डॉलर का ये डैम है, चाइना बना रहा है। अब देखो, डैम बनने से भारत को क्या नुकसान होगा। आप सोचो कि आपके राज्य हैं, ठीक है ना, बॉर्डर पर अगर कोई डैम बना दिया जाता है, बहुत बड़ा डैम। डैम क्या करता है? पानी को रोक करके रखता है, उसके बाद अपने अनुसार वो रेगुलेट करके छोड़ा करता है। अब मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा करेगा। बताया जा रहा है कि ये इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा, इतना बड़ा डैम होगा कि इससे पृथ्वी का जो घूर्णन है ना, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। पृथ्वी जो घूमती है ना, एक जगह पर इतना ज़्यादा भार पानी इकट्ठा कर दिया जाएगा कि उसका घूर्णन में कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो सेकंड्स में होगा, लेकिन वो इफेक्ट आ जाएगा। अब सोचो, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसको हिलाकर रख दे रहा है। इतना पानी अगर रोक कर रखेगा, खुदा ना खास्ता कभी इंडिया चाइना की वार हुई और ये इसका मिसयूज करना शुरू किया। मिसयूज कैसे? ब्रह्मपुत्र का पानी ही रोक दिया तो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, बांग्लादेश में सूखा पड़ सकता है। दूसरा क्या किया कि अचानक से पूरा पानी खोल दिया तो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, बांग्लादेश में बाढ़ आ सकती है। तो इसका मिसयूज भी कर सकता है चाइना भारत के खिलाफ। इसीलिए इंडिया की टेंशन बढ़ गई है। और ये फिलहाल मैंने आपको सब कुछ लगभग बता ही दिया है कहानी। फैक्ट कुछ है उसको जान लो, जैसे बांध का स्थान तिब्बत में यारलुंग त्यांगपो में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही वो लोग कहते हैं। इसके अलावा चीन में यांगची नदी पर जो इससे पहले था श्री गार्जेस बांध, ये उससे छोटा पड़ जाएगा, मतलब इससे भी बड़ा ये बांध बनाएगा। ऑलरेडी इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, लेकिन एक और बांध बनाएगा। तिब्बत में यारलुंग जांगपो त्यांगपो नदी के नाम से ये जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे चौड़ी हो जाती है, 8 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई हो जाती है असम में। और उसी दौरान ये असम में एक नदी द्वीप बनाती है। नदी द्वीप मतलब समुद्रों में द्वीप होता है, आप सुने होंगे, नदी पर द्वीप है। वो द्वीप है माजुली, और वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए, तो कहानी मैंने लगभग बता दी है। भारत की चिंता तो बढ़ ही गई है, आपकी चिंता मैं कम कर सकता हूं। आज से ग्रैंड फिनाले सेल शुरू हो रहा है टेक्स्ट बुक का। 28 तारीख से 31 दिसंबर तक ये टेक्स्ट बुक की सेल रहेगी। हर घंटे इसमें प्राइज जीतने का मौका है। और साल के अंत में साल भर का लोवेस्ट प्राइज एवर टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। मात्र 307 रुपए में टेक्स्ट बुक पास प्रो है भाई, ये साल भर के लिए। अगर आप MZT कूपन कोड यूज करते हो तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई और कूपन कोड यूज करोगे तो 10% का ही मिलेगा, लेकिन MZT कूपन कोड यूज करोगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 4 दिनों का मौका है।
और आप इंडिया के सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट वगैरह सब यहाँ पर प्राप्त कर पाओगे। मॉक टेस्ट के लिए ये वेबसाइट टॉप में है। अगला देखते हैं, दिसंबर 2024 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, कहाँ पर? अमेरिका में। देखो अब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार जाने वाली है, बस गिने चुने 20-25 दिन और रह गए हैं, 20 जनवरी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। तो ऐसे में जाते जाते बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो अब अभी ये तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा डिसीजन है अमेरिका का कि अमेरिका ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है, अभी तो आना बाकी है। अगर आपको याद हो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जब जा रहे थे तो जाते जाते वो WHO से बाहर कर दिए थे खुद को, उसके बाद फिर यूनेस्को से, अब बड़ी बड़ी संस्थाओं से अपने आप को बाहर करके चले गए थे। हालांकि जो बाइडेन आए दोबारा से सब में शामिल हो गए, लेकिन वो बहुत कुछ ऐसा एक्शन लेकर के चले गए थे जाते जाते। अब देखना होगा जो बाइडेन जाते जाते क्या करके जाते हैं, क्योंकि इससे पूरा दुनिया जो है वो इफेक्ट होती है। अच्छा एक बात और, WHO से जो पिछली बार बाहर हुए थे ना, वो गुस्सा अभी शांत हुआ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। हो सकता है शामिल होते ही, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी न्यूज आर्टिकल्स वायरल हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही हो सकता है WHO से बाहर होने की घोषणा कर दें। अगर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बाहर हो गया WHO से, तो समझो WHO का आधा फाइनेंस, आधा इकोनॉमी बैठ जाएगा। तो इससे दुनिया भर में इसके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं फ्री मेडिकल के, उसमें से बहुत सारे बंद हो जाएंगे। तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो आपको बना करके देने की कोशिश करूंगा ट्रेंडिंग टॉपिक के सीरीज में। फिलहाल आ जाते हैं इस टॉपिक पर। अमेरिका ने 250 साल बाद बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। बाल्ड ईगल का महत्व, प्रतीकात्मक महत्व बताया गया है, ताकत, साहस, स्वतंत्रता और अमरता। तो 1782 में ग्रेट सील पर इसके चित्रण के बाद से बाल्ड ईगल अमेरिकी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता रहा है। आप देखते होंगे वहाँ के सेना पर भी जो भी सील बने रहते हैं वहाँ पर भी ईगल बने रहता है। तो फिलहाल सुरक्षात्मक कानूनों के कारण काफ़ी बढ़ गई है बाल्ड ईगल की जनसंख्या। अनुमान है कि ये 3,15,000 से ज़्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जानते हो, वाशिंगटन DC की राजधानी होती है, US$ मुद्रा होती है। जो बाइडन अभी हैं ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं और आगे हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। और ये किस पार्टी से हैं? ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। रिपब्लिकन, देखो ये सब पूछा जाएगा आपसे पार्टी का नाम। हाल ही में PM मोदी ने किस योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा स्वामित्व कार्ड जारी किए? इसे स्वामित्व कार्ड या कहें स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड भी कह रहे हैं। तो PM मोदी जी ने अभी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी किए हैं 50 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो इसे अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्वामित्व कार्ड भी इसे कह सकते हैं और संपत्ति कार्ड भी कह सकते हैं। एक्चुअली में ये स्वामित्व योजना के तहत ही जारी किए जा रहे हैं। तो 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड ये जारी किए गए हैं PM मोदी के द्वारा। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में 46,000 से ज्यादा गांव के संपत्ति मालिकों को ये कार्ड मिले हैं। अब इस योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कार्ड तैयार करके वितरित करके एक साथ एक ही दिन में 58 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए गए और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई। मतलब आगे आने वाले दिनों में और भी संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे। लगभग 1.5 लाख गांवों के लिए 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं। संपत्ति कार्ड है क्या? संपत्ति कार्ड आपकी संपत्ति का ब्यौरा बताता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा संपत्तियों का, उन रजिस्ट्रेशन का डाटा इंटरनेट पर अपलोड होगा। कोई भी कभी भी चेक कर सकता है, जांच सकता है कि उसके नाम कितनी जमीन है, कहाँ पर है। तो ये एक प्रकार से एक जो धोखाधड़ी होती है ना बहुत, कि अभी तो मतलब अभी भी बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं यहाँ अखबार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, रोजाना कोई न कोई ऐसा केस रहता है कि एक ही जमीन को 5-5 लोगों को बेच दिया गया है। सोचो, मतलब गजब की घपलेबाजी चल रही है। एक ही जमीनियों को 5-5 लोग को बेच दे रहे हैं। स्वामित्व योजना की शुरुआत वैसे 2020 में हुई थी। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो दोस्तों राष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही में 17 बालकों को, 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए हैं। पिछली बार 19 को दिए थे, 2023 में 19 को दिए थे, 2024 में दिए, 2024 के लिए दिए 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और ये वीर बाल दिवस के अवसर पर दिया गया। एक पदक था यानी मेडल था, एक सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए का नगद राशि।
इस बार इसमें 10 लड़कियां और 7 लड़के थे। एक वर्ष में अधिकतम 25 बच्चों को ही सम्मानित किया जा सकता है। 5 से 18 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए 7 श्रेणियों में। शुरुआत कब हुई थी पूछा जाएगा तो आप बताना 1996 से। आइसाके वलु एके ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आइसाके वलु एके ये बन गए टोंगा के नए प्रधानमंत्री। टोंगा कहाँ है अभी मैं दिखाऊंगा आपको वर्ल्ड मैप में। तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनसे पहले जो थे वो अचानक इस्तीफा दे दिए। सियाओसी सोवालेनी अचानक से इस्तीफा दे दिए और इसके बाद से फिर नए प्रधानमंत्री आइसाके वालू एके बने। ठीक है, बहुत ही छोटा सा देश है टोंगा। ठीक है, नवंबर 2025 के चुनाव तक इनका कार्यकाल रहेगा। फिर 2025 में जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा कौन जीतता है। टोंगा की राजधानी नुकु अलोफा है। मुद्रा इसकी पांगोआ है और किंग टुपो 6 इसके किंग है, राजा है। ठीक है, चलिए देखते हैं टोंगा है कहाँ। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है ऑस्ट्रेलिया की साइड। ऑस्ट्रेलिया आपको ये दिख रहा है बड़ा सा। चलिए और इधर आइए, और इधर आइए तो और आपको दिखेगा इधर फिजी। फिजी जाना पहचाना नाम, सुना सुना लग रहा है। फिजी के बाद इधर देखोगे एक छोटा सा देश है टोंगा। देख रहे हो कितना छोटा सा देश है टोंगा। यही टोंगा है और इसी टोंगा के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ठीक है, ये देखो जूम आउट करने के बाद तो ये दिखता भी नहीं है। तो टोंगा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु में आयोजित 86वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ और 86वां संस्करण था, बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसमें पुरुष एकल का खिताब एम रघु ने जीत लिया है। यहाँ पर आर्टिकल देख पाएंगे, एम रघु विंस मेंस टाइटल। विमेंस सिंगल्स किसने जीता? देविका सिहाग ने जीता है। ठीक है, यहाँ पर मैं टोटल आपको दिखा दे रहा हूँ जो भी 5 इवेंट होते हैं सभी के विजेता। देविका सिहाग हरियाणा की ये महिला एकल जीती हैं। पुरुष युगल में अगर बात करें तो संस्कार सारस्वत और अर्थ मोहम्मद ने जीता है। विमेंस डबल्स में आरती सारा सुनील और वार्षिनी वीएस ने जीता है। मिक्स डबल्स में आयुष अग्रवाल और श्रुति मिश्रा ने जीता है। ठीक है, 86वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार जीता? इसको जीत लिया है RINL ने। RINL जो है ये गोल्ड अवार्ड जीती है फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एक्सीलेंस इन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है ना। तो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई है ये। भारत सरकार की एक स्वामित्व वाली नवरत्न कंपनी है। आप जानते हो भारत सरकार में नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न और मिनीरत्न कैटेगरी 1 कैटेगरी बी दोनों होती हैं। तो इसमें महारत्न सबसे बड़ी कंपनियों को कहते हैं, फिर नवरत्न, फिर मिनीरत्न कैटेगरी ए, फिर मिनीरत्न कैटेगरी बी। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली होती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से है तो प्राइवेट कंपनी भी इसमें रहेंगी, नहीं। जिसमें कम से कम 51% हिस्सेदारी भारत सरकार की रहती है वो कंपनियां कैटेगराइज की गई रहती हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। उनको कुछ सहायता मिलती है सरकार से, कुछ छूटें मिलती हैं। फिलहाल ऐसे ही ये नवरत्न कंपनी है RINL। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन और MD है अतुल भट्ट। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला, अच्छा पुस्तक अभी आ रही है दोस्तों, अभी आई नहीं है, अभी लॉन्च नहीं हुई है। कल एक लोग कमेंट करके कह रहे थे कि मेरे पास जो बुक पहुंची है ये 2023 की है, मैंने 2024 की ऑर्डर किया था। मैंने कहा भाई अभी हम लिस्ट ही नहीं किए हैं, अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, बुक अभी छप रही है, कैसे ऑर्डर कर दिए, कैसे डिलीवर हो गई आपके पास? तो 2023 की जो बुक है वो अभी पहुंची है आपके पास। 2024 की अभी लॉन्च नहीं हुई है। जब लॉन्च होगी, जब आ जाएगी, मैं बाकायदे वीडियो बनाऊंगा, अनाउंस करूंगा, बार बार हर प्लेटफॉर्म पर बताऊंगा, चिल्ला चिल्ला करके। कहीं पर भी आप छुपे होगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ बुक आ गई है। जब बुक आ जाएगी तब ऑर्डर करिएगा। थोड़ा सा सब्र बना कर रखिए, लगभग काम हो गया है, बस बाइंडिंग पर काम चल रहा है। बाइंडिंग वगैरह हो जाएगी फिर हमारे पास डिलीवर हो जाएगी, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग फिर ऑर्डर कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए, और इंग्लिश के लिए जिनको चाहिए वो लोग भी लिस्ट बना करके अपनी दे दें भाई। इंग्लिश में जिनको जिनको बुक चाहिए उनके लिए इस बार थोड़ा सा कुछ स्पेशल सोचा गया है। अब इंग्लिश में उतनी ज़्यादा संख्या में ऑर्डर नहीं होते हैं तो इसलिए बुक तो नहीं छपा सकते, लेकिन हाँ इस बार सोचा गया है कि फोटो कॉपी तो पिछली बार दिया गया था, इस बार स्पायरल करके फोटो कॉपी दिया जाए। तो अगर ज़्यादा संख्या में रहते हैं आप लोग तो करवाया जाएगा कुछ इसका भी व्यवस्था। ठीक है ना, स्पायरल बना बना करके आपको नोट्स टाइप में दिया जाएगा।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। वो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर थे और इनका निधन हो गया है। कल इन पर मैंने आपको एक वीडियो दी थी और ये ट्रिब्यूट वीडियो थी। पूरा समझ लो इनकी बायोग्राफी थी। बायोग्राफी कम, बायोग्राफी में तो बहुत ज़्यादा इनसे पर्सनल लाइफ की बातें की जाती है। इन्होंने जो देश के प्रति कंट्रीब्यूशन किया था उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कल। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, कल शाम को आई थी वीडियो। फिलहाल 92 वर्ष की आयु में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। ये 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी के बाद चौथे सबसे लंबे कार्यकाल तक सेवा देने वाले ये देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि 10 सालों तक ये लगातार रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इससे पहले ये वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री से भी पहले ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे 1982 से 1985 तक। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। मतलब जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इस पेज को याद रखना है। 1987 में इसमें इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। 2010 में सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज से, 2014 में जापान के ऑर्डर ऑफ द पाउलो वाइनियास फ्लावर से सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण और भी निधन है बाकी के जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उनका रिवीजन करिए। श्याम बेनेगल जी का निधन हुआ, फिल्म निर्माता थे, पद्मश्री पद्म भूषण दादा साहब फाल्के से सम्मानित। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ, ये 5 बार सीएम रहे हरियाणा के। उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ, ये विश्वविख्यात तबला वादक थे। पुरुषोत्तम उपाध्याय जी का निधन हुआ, ये गुजराती सुगम संगीत के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जॉन टेसनवुड सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। वरदारा कमलाकर राव मृदंगम विद्वान थे, वादक थे। पंडित राम नारायण ये सारंगी वादक थे। और शारदा सिन्हा जी लोक गायिका, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध, और इनका निधन हो गया। श्री कनक राजू जी गुसाडी लोक नर्तक थे, इनका निधन हुआ। रोहिणी गोडबोले भौतिक वैज्ञानिक थे, इनका निधन हुआ। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की? तो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल इसको शुरू किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सुशासन दिवस पर, सुशासन दिवस बोले तो कब? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर ये मनाया जाता है और इस दिन ही ये विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की गई। आपको याद होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कुछ दिन पहले ही प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया था, और प्रशासन गांव की ओर अभियान ये सुशासन सप्ताह के दौरान ये किया गया था लॉन्च। सुशासन सप्ताह भी मैंने आपको समझाया था 19 से 24। देखो अगर रेगुलर रहोगे ना तभी सारी चीजें लिंक कर पाओगे। सुशासन सप्ताह 19 से 24 दिसंबर तक, फिर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। सुशासन सप्ताह के दौरान प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया गया और इसमें प्रशासन को गांव से कनेक्ट करने के लिए जितनी भी उनकी समस्याएं हैं वो सब सुनने के लिए ये शुरू किया गया था। अब उसी पहल का ये एक हिस्सा है विकसित पंचायत कर्मयोगी, ठीक है ना? तो ये पहल इसी अभियान का हिस्सा है। ओके, चलिए, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना और शासन को विकेंद्रीकृत करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया? तो अटल युवा महाकुंभ ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर के इन्होंने लॉन्च किया सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अटल युवा महाकुंभ। ऑब्वियस सी बात है, अटल यहाँ पर इसीलिए नाम लिखा गया है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर यह लॉन्च हो रहा है, उन्हीं को डेडिकेटेड है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है लखनऊ में, ठीक है ना? चलिए, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हो मैप में। बाकी जो लोग नए हैं वो यहाँ से रीडिंग लगा सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट के साथ और सबसे ज़्यादा यूजफुल कंटेंट के साथ, बिना किसी फालतू बकवास के, बिना किसी जीके भूगोल इतिहास के, ये क्लास आपको मिलती है सुबह रोजाना। तो आप लोग इसको शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो और वीडियो लाइक किया करो। चलिए, लास्ट डे का क्वेश्चन था मेरा आपसे कि मणिपुर के राज्यपाल कौन बने? तो वो अजय कुमार भल्ला जी बने हैं। केन बेतवा नदी से जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के किन जिलों को लाभ होगा?
तो बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर इन सबको लाभ होगा उत्तर प्रदेश के। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। याद होगा आपको, तो कल मैंने हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के बारे में बताया था। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, ये भी बताइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।